Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025848 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 848 का विश्लेषण, पेपर 848 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो या पर्यायवाची हो। प्रश्न शब्द है क्रेवन, क्रेवन का अर्थ है डरपोक या कायर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कावर्डली, जो कि इसका पर्यायवाची है, सिनोनिम है, अर्थ वही है डरपोक या कायर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए करेजस का अर्थ है साहसी या बहादुर। ऑप्शन बी गैलेंट का भी वही अर्थ है बहादुर, शौर्यपूर्ण। तो ऑप्शंस ए तथा बी आपस में सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। वैसे विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द गैलेंट का एक अन्य अर्थ भी होता है इंग्लिश में शिवेलरस, हिंदी में महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान व विनय रखने वाला। तो एक अर्थ है बहादुर या ब्रेव, दूसरा है शिवेलरस, महिलाओं के प्रति बहुत विनय और सम्मान रखने वाला। अंतिम ऑप्शन, ऑप्शन सी अनअबैश्ड का अर्थ है बिना शर्म या लज्जा के। तो अगर आप बिना शर्म या लज्जा के कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो ऐसी स्वीकारोक्ति को कहा जाएगा अनअबैश्ड एडमिशन। इंग्लिश में इसके लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं अनअशेम्ड तथा अनएम्बेरेस्ड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी कावर्डली ही रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए था प्रश्न शब्द का सिनोनिम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। जस्ट वन डैश ऑफ पेपर शुड बी इनफ फॉर मी टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अर्थ है बयान या कथन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी शीट। जस्ट वन शीट ऑफ पेपर, सिर्फ कागज की एक शीट, शुड बी इनफ, पर्याप्त होनी चाहिए मेरे लिए पूरा बयान या पूरा कथन लिखने के लिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एनवलोप का अर्थ है लिफाफा। बल्क का अर्थ है आयतन या विस्तार। किसी चीज का जब आयतन या विस्तार सामान्यतः बड़ा होता है तब कहते हैं बल्क। और ग्रुप आप जानते हैं समूह। हमारा आंसर शीट होगा, कागज की एक शीट। एनवलोप लिफाफा भी नहीं, बल्क भी नहीं और ग्रुप भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 निर्देश मिला है डायरेक्ट स्पीच के इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। तो पढ़ते हैं। आई सेड टू हर कोट आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू वर्क हियर, एंड ऑफ द कोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करे रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। सेड के बाद टू हर होने के कारण हो जाएगा आई टोल्ड हर। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट है, वो बदल के हो जाएगा पास्ट। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी बदल के हो जाएगा आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। हियर बदल के हो जाएगा देयर। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है आई टोल्ड हर दैट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू वर्क देयर। अन्य ऑप्शंस को भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट बी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है आई टोल्ड हर दैट आई हैड नॉट बीन, नहीं, हमें चाहिए वॉज। और अंतिम ऑप्शन डी आई टोल्ड हर दैट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू वर्क हियर के स्थान पर देयर करना था, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। सबसे पहले दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। द एवरेज एडल्ट गेट्स 2 to 4 कोल्ड्स अ ईयर। एवरेज है औसत, एडल्ट है वयस्क। एक औसत वयस्क व्यक्ति को गेट्स 2 to 4 कोल्ड्स अ ईयर, कोल्ड का अर्थ है जुखाम से। वाइल, जबकि द एवरेज चाइल्ड में गेट 6 to 8, जबकि औसत बच्चे को जुखाम हो सकता है 6 से 8 बार एक वर्ष में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस। मोस्ट कॉमन है, सबसे सामान्य, इन्फेक्शियस है संक्रामक, डिजीज बीमारी, ह्यूमन से इंसान, ये इंसानों में होने वाली सबसे कॉमन इन्फेक्शियस या संक्रामक बीमारी है। दे अकर, दे इसलिए क्योंकि कोल्ड प्लूरल नाउन के रूप में, कोल्ड्स के रूप में प्रयोग किया गया है। दे अकर मोर कॉमनली ड्यूरिंग द विंटर, और जो जुखाम होता है वो अक्सर विंटर में या विंटर के दौरान होता है। ड्यूरिंग है दौरान, विंटर है सर्दी। दी कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड है जुखाम है, ऑल्सो नोन एज द कोल्ड, इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। वायरल है, वायरस के कारण होने वाली
इन्फेक्शियस है संक्रामक डिजीज बीमारी ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर का अर्थ है ऊपर का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अर्थ है श्वसन तंत्र या श्वसन मार्ग। तो ये श्वसन तंत्र या श्वसन मार्ग के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स, प्राइमरीली का अर्थ है प्रमुखतः, अफेक्ट है प्रभावित करना, द नोज नाक को। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये कॉमन कोल्ड के बारे में है, और कॉमन कोल्ड किसको प्रभावित करता है, बच्चों को और वयस्कों को कितना, इस विषय में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं SQ तथा PR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड S। The common cold, also known as the cold, is a viral infectious disease of the upper respiratory tract that primarily affects the nose, जो प्रमुखतः नाक को प्रभावित करती है। उसके उपरांत Q, it is the most common infectious disease in humans, मानव में होने वाली सबसे कॉमन संक्रामक बीमारियों में से एक है। आगे उसके उपरांत P, the average adult gets 2 to 4 colds a year, जो औसत वयस्क है उसको ये बीमारी, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है इंसानों में, साल में 2 से 4 बार तक होती है। वाइल द एवरेज चाइल्ड में गेट 6 to 8, और एक औसत बच्चे में ये 6 से 8 बार तक भी एक वर्ष में हो सकती है। अंतिम खंड मात्र R ही हो सकता है। दे अकर, चूँकि कोल्ड्स प्लूरल है, दे अकर मोर कॉमनली ड्यूरिंग द विंटर, और कोल्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर सर्दी या फिर विंटर की ऋतु में होती है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट S, फिर Q, उसके उपरांत P तथा R। ऐसा सीक्वेंस मिलता है मात्र ऑप्शन D में, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश मिला है ब्रैकेटेड सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं नंदलेस। नंदलेस का अर्थ है के बावजूद या तथापि, इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ समथिंग या फिर नेवरदलेस। नंदलेस many an authors have been targeted for his or her writings, writings है उनके लेख, by fundamentalist forces। fundamentalist का अर्थ है कट्टरपंथी, forces है शक्तियां। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मैनी एन ऑथर हैज बीन टारगेटेड। विद्यार्थी ध्यान दे, मैनी के उपरांत नाउन तथा वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं, किंतु यदि मैनी के उपरांत ए अथवा एन का प्रयोग किया जाए तो फिर नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होंगे। विद्यार्थी ध्यान दे, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, स्टूडेंट्स और आर को यूं भी लिखा जा सकता है, मेनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड, स्टूडेंट और फिर इज। मेनी के बाद चूंकि एन है, ऑथर सिंगुलर होगा, हैव नहीं हैज होगा। हैज बीन टारगेटेड फॉर हिज और हर, ये भी सिंगुलर है, राइटिंग्स बाय फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है मैनी ऑथर्स हैव बीन टारगेटिंग, नहीं टारगेटेड होना चाहिए था, किंतु आगे भी हिज और हर है, तो यहाँ भी गलती है और ये आगे भी मैच नहीं करता है। ऑप्शन डी कहता है मैनी एन ऑथर हैव बीन, नहीं हैज बीन होना चाहिए था, वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। पढ़ते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। द न्यू किड ऑन द ब्लॉक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में नया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, समवन न्यू टू अ ग्रुप, एक्टिविटी और एरिया। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच, बकवास या अर्थहीन स्पीच, कमेंट्स, टिप्पणियां, नहीं। सेविंग सेट असाइड फॉर द फ्यूचर, बचत जो आपने, सेट असाइड का अर्थ होता है एक तरफ रखना या फिर बचा के रखना, फ्यूचर के लिए जो आपने बचा के रखी है, नहीं। समवन हु डज नॉट हर्ट एनीवन, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। पढ़ते हैं अ कॉनसर ऑफ गुड फूड। विद्यार्थी इस शब्द पर ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है कॉनसर। कॉनसर, कॉनसर का अर्थ है पारखी या विशेषज्ञ। अच्छे भोजन का पारखी या विशेषज्ञ कहलाता है गुअर्मे। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है गुअर्मे। आखिरी टी साइलेंट रहता है, जैसे बुके में साइलेंट रहता है। तो गुअर्मे का अर्थ है अच्छे भोजन का पारखी,
जिसको अच्छे भोजन का शौक हो और भोजन की बहुत गहरी समझ भी हो। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए, शोविनिस्ट का अर्थ है अंध राष्ट्रभक्त। अगर आप अंध राष्ट्रभक्त हैं तो आप एक शोविनिस्ट हैं। विद्यार्थी इस बिंदु पर भी ध्यान दें, अगर शोविनिस्ट के साथ मेल शब्द का प्रयोग किया गया है, MALE, तो मेल शोविनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो महिलाओं को पुरुषों से नीचे समझता है, कमतर समझता है। सामान्यतः शोविनिस्ट का अर्थ है अंध राष्ट्रभक्त। ऑप्शन बी, ईसोटेरिक एक बेहतरीन शब्द है। ईसोटेरिक का अर्थ है गूढ़, अर्थात ऐसी चीज जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। तो अगर कोई क्षेत्र या ज्ञान का कोई अध्ययन क्षेत्र ईसोटेरिक है तो उसे समझना बहुत मुश्किल है, जैसे वेदांतिक फिलॉसफी इज ईसोटेरिक। अंग्रेजी में इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है रेकंडाइट, और इससे भी ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला शब्द अब्स्ट्रूस। जबकि ऑप्शन सी, अर्गोफाइल का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो काम से बहुत प्यार करता हो, जिसको काम करना बहुत अच्छा लगता हो, उसे कहेंगे अर्गोफाइल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी गुआ में ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश मिला है नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है, वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं, अ ट्रू गुरु, गुरु आप जानते हैं, डज नॉट चार्ज अ फी। एक सच्चा गुरु कोई शुल्क चार्ज नहीं करता, शुल्क नहीं वसूलता। फॉर वन हु इज बाउंड बाई ग्रीड कुड नॉट सेट यू फ्री। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां फॉर एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ है क्योंकि या बिकॉज। फॉर वन हु इज बाउंड बाई ग्रीड, ऐसा व्यक्ति जो लालच से बंधा हुआ है, बाउंड है, बंधा हुआ। कुडंट सेट यू फ्री, कुडंट नहीं, कांट होना चाहिए या कैनॉट होना चाहिए। वाक्य विद्यार्थी ध्यान दे प्रेजेंट टेंस का है। डज नॉट चार्ज ए फी, वन हु इज बाउंड, तो फिर कुडंट या कुड नॉट नहीं, कांट या कैन नॉट होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बाई ग्रीड कुडंट सेट यू फ्री नहीं, कांट सेट यू फ्री होना चाहिए था। अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट का प्रश्न मिला है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स करना है अब की बार। हमारे पास ओपनिंग सेगमेंट है, बाकी सब खंड एक बड़े वाक्य का भाग है, तो हम उन्हें रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, विधि वही रहेगी। पढ़ते हैं, मैनी बिजनेसेस कई सारे व्यापार, हैव इन्वेस्टेड इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेल्स टूल्स, कई व्यापारों ने निवेश किया है इन ऑनलाइन, ऑनलाइन आप जानते हैं, मार्केटिंग का अर्थ है विपणन, आप अपनी चीज़ को बेचें, लोकप्रिय बनाएं, एडवर्टाइज करें, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग का, विपणन का भाग है। एंड सेल्स का अर्थ है बिक्री। टूल्स, ये उसके टूल्स हैं। आगे बढ़ते हुए, रादर देन रिलाइंग ऑन, रिलाई का अर्थ है भरोसा करना, रादर देन का अर्थ है की तुलना में या के बनिस्पत। रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल शॉपिंग हैबिट्स, शॉपिंग का अर्थ है खरीदारी, हैबिट से आदतें, ट्रेडिशनल है परंपरागत, एंड सेल्स चैनल्स, बिक्री के चैनल्स। एज मोर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स है उपभोक्ता, प्रेफर प्राथमिकता देते हैं शॉपिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल ऑनलाइन खरीदने के प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टुडे टू कीप पेस विथ, कीप पेस विथ का अर्थ है किसी चीज़ के साथ बराबरी बनाए रखना। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, चेंजिंग है बदलते हुए, कस्टमर ग्राहक, प्रेफरेंसेस है प्राथमिकताएं, बदलती ग्राहकों की जो प्राथमिकताएं हैं। एंड मार्केट ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का अर्थ है चलन या फैशन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि आज के समय में कई जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन अपने व्यापार में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहकों का खरीदारी का चलन और उनका प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता बदल रही है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट पी और उसके उपरांत एस, आर तथा क्यू, इसी क्रम में। तो ओपनिंग सेगमेंट मैनी बिजनेसेस के उपरांत सबसे पहले पी, मैनी बिजनेसेस हैव इन्वेस्टेड, विद्यार्थी ध्यान दें बिजनेसेस प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव इन्वेस्टेड इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेल्स टूल्स। उसके उपरांत खंड एस, इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग एंड सेल्स टूल्स टू कीप पेस विथ चेंजिंग। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्स में निवेश क्यों किया है, टू कीप पेस विथ,
किसके समकक्ष या बराबर रहने के लिए? विथ चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, ग्राहकों की जो बदलती हुई प्राथमिकताएं हैं उनके समकक्ष रहने के लिए, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, एंड मार्केट ट्रेंड्स, और जो बाजार के चलन हैं उनके अनुरूप चलने के लिए, उनके मुताबिक चलने के लिए। एस के उपरांत आएगा खंड आर, एस जैसे मोर कंज्यूमर्स प्रेफर शॉपिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टुडे, चूंकि आज जो है एस, चूंकि ज़्यादातर ग्राहक है वो प्राथमिकता देते हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने के लिए। अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है, रादर देन, किसकी तुलना में? ऑनलाइन खरीदारी किसकी तुलना में? रादर देन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल शॉपिंग हैबिट्स। तो ट्रेडिशनल या परंपरागत खरीदारी की शॉपिंग हैबिट्स के बनिस्बत अब वो ऑनलाइन खरीदने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल शॉपिंग हैबिट्स एंड सेल्स चैनल्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट के उपरांत पी, उसके उपरांत एस, आर तथा क्यू, इसी क्रम में। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन सी, पी एस आर क्यू, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। वी आर द क्रिएटिव फोर्स ऑफ आवर लाइफ, क्रिएटिव है, सृजनात्मक, फोर्स है बल, हम हमारे जीवन का सृजनात्मक बल है, क्रिएटिव फोर्स है। एंड थ्रू आवर ओन डिसीजंस, थ्रू का अर्थ के माध्यम से, आवर ओन डिसीजंस हमारे अपने फैसलों के माध्यम से, रादर देन आवर कंडीशंस, रादर देन का अर्थ के बनिस्पत या की तुलना में, तो हम हमारी कंडीशंस या परिस्थितियों की तुलना में हमारे निर्णयों के माध्यम से, इफ़ वी केयरफुली लर्न, अगर हम सावधानी से सीखें, टू डू सर्टेन थिंग्स, वी कैन डैश दोज गोल्स, तो हम उन गोल्स को क्या कर सकते हैं? हमारा आंसर होगा बी, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का अर्थ है पूरा करना या लक्ष्य को पाना, इंग्लिश में फुलफिल। तो अगर हम ऐसा करें, वी कैन अकम्प्लिश दोज गोल्स, तो हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। शब्द रिवर्बरेट का अर्थ है गूंजना, इंग्लिश में एको। शब्द टॉर्मेंट का अर्थ है पीड़ा या यातना या फिर टॉर्चर करना, तो ये एक नाउन भी है, यातना, पीड़ा या फिर किसी को सताना, टॉर्चर करना, यातना देना। तो इंग्लिश में सफरिंग या एगनी अथवा टॉर्चर, और एक्सपेल का अर्थ है निष्कासित करना, बाहर निकालना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इट वॉज वेल पास्ट मिडनाइट, मिडनाइट का अर्थ है रात्रि 12 बजे, 12 मिडनाइट। वेल पास्ट का अर्थ है उससे काफ़ी आगे का समय हो गया था, मीन्स 12 से काफ़ी आगे, 12:30, 1, 2 इस प्रकार का समय हो गया था। एंड द स्काई वॉज डैश एंड पिच डार्क, पिच डार्क का अर्थ है बिल्कुल अंधकारमय। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्काई वॉज मूनलेस, और आसमान था चंद्रमा के बिना का, चंद्रमा नहीं था आसमान में। एंड पिच डार्क, और बिल्कुल घनघोर अंधेरा था, तो आसमान में चंद्रमा नहीं दिख रहा था और घनघोर अंधेरा था। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रोबस्ट का अर्थ है तगड़ा या मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी, डलर्ड का अर्थ है बुद्धू व्यक्ति या मूर्ख, अंग्रेजी में इडियट, तो किसी मूर्ख या बुद्धू व्यक्ति को कहते हैं डलर्ड, इडियट। ग्लिमरिंग का अर्थ होता है शाइनिंग, अगर कोई चीज़ मंद मंद चमक रही हो तो उसे कहेंगे ग्लिमरिंग या फिर शाइनिंग, टिमटिमाता हुआ, जगमगाता हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश है नीचे दिए गए वाक्य के जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है वही हमारा आंसर होगा, तो पता लगाते हैं उस खंड का। पढ़ते हैं। शी फेल्ट दैट शी वॉज बी ग्रूम्ड, ग्रूम का अर्थ है किसी को तैयार किया जाना या ट्रेन किया जाना, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, इन द हाईली, हाईली है बहुत ज़्यादा, कंपेटिटिव वर्ल्ड ऑफ फैशन। विद्यार्थी ध्यान दें, कंपेटिटिव का अर्थ है प्रतिस्पर्धात्मक, जहाँ काफ़ी कंपटीशन हो। वर्ल्ड ऑफ फैशन है फैशन की दुनिया, तो उसे लगता था कि उसे तैयार किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली जो फैशन की दुनिया है उसके लिए। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, बी नहीं बीइंग होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये सेगमेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और वॉइस है पैसिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वॉज अथवा वर के साथ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होनी चाहिए। ग्रूम्ड वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वॉज बी नहीं बीइंग होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा
ऑप्शन ए शी वॉज बी ग्रूम्ड दिया गया है जबकि बीइंग होना चाहिए था, इसी खंड में एरर है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जा रहा है शी फेल्ट दैट, उसे लगा कि शी वॉज बीइंग ग्रूम्ड, उसे तैयार किया जा रहा था फॉर सक्सेस इन द हाईली कंपेटिटिव वर्ल्ड ऑफ फैशन। बी के स्थान पर बीइंग होना चाहिए था, अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक, डैश दैट द आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स हैं कलाकार, रिलाइड ऑन, भरोसा करते थे, अ यूनिक टेक्निक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द साइंटिस्ट फाउंड, वैज्ञानिकों ने पाया कि जो कलाकार थे वो भरोसा करते थे एक यूनिक का अर्थ है सबसे अलग या विलक्षण, रिलाइड ऑन भरोसा करते थे, अ यूनिक एक विलक्षण या सबसे अलग, टेक्निक है तकनीक पर। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। प्लान का अर्थ है योजना बनाना, इन्वेंट का अर्थ है आविष्कार करना, जबकि इनोवेट का अर्थ है नवाचार करना, मीन्स तकनीकी उन्नतता लाना या तकनीकी बदलाव लाना, इनोवेट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी फाउंड। करेक्शन के बाद ऑप्शन चुनाव के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द साइंटिस्ट फाउंड, वैज्ञानिकों ने पाया, दैट द आर्टिस्ट, जो कलाकार थे, रिलाइड ऑन, भरोसा करते थे, अ यूनिक टेक्निक, एक यूनिक या सबसे अलग जो हटकर तकनीक थी उस पर भरोसा करते थे। अन्य ऑप्शंस प्लान, इन्वेंट या फिर इनोवेट, आविष्कार करना अथवा तकनीकी सुधार करना या फिर नवाचार लाना हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 निर्देश है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। विद्यार्थी ध्यान दे, शब्द है जिजून जिसका अर्थ होता है नीरस या डल या अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ड्रियरी का अर्थ भी वही है, डल, मोनोटोनस, उबाऊ, बोरिंग। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी नाइविटी का अर्थ है भोलापन। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द जिजून के दो अर्थ है, एक अर्थ है नीरस, उबाऊ, और दूसरा अर्थ है भोला भाला, जो आसानी से किसी पर भरोसा कर लेता हो, इंजेन्युअस। अगर यहाँ नाइव होता NAIVE तो ये भी सिनोनिम हो सकता था, क्योंकि जिजून का एक अन्य अर्थ होता है भोला भाला या आसानी से भरोसा करने वाला, और नाइव भी वही है। किंतु हमें नाइव नहीं मिला, हमें मिला है नाइविटी, हमें मिला है एडजेक्टिव के स्थान पर नाउन, तो नाइविटी भोलापन या सीधा सादापन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पोइनियंट का अर्थ है मार्मिक, यानी जब भावों में दुख की भावना आ रही हो, ऐसे चित्रण को, ऐसे दृश्य को कहते हैं पोइनियंट, हिंदी में मार्मिक। और ऑफस्प्रिंग का अर्थ है संतान, चाइल्ड या चिल्ड्रन, सिंगुलर हो या प्लूरल, संतान। हमारा आंसर ऑप्शन ए ड्रियरी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 निर्देश मिला है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। कास्ट समवन अड्रिफ्ट, किसी को कास्ट अड्रिफ्ट करने का अर्थ है किसी को बिना सहारे या समर्थन के छोड़ देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। कॉल समवन रिपीटेडली, रिपीटेडली है बार बार, किसी को बार बार कॉल करना, पुकारना, बुलाना या फ़ोन करना, जैसी भी स्थिति हो, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टू ब्लेम समवन फॉर वन्स ओन मिस्टेक्स, किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना अपनी खुद की गलती के लिए, नहीं। टू चेंज प्लान सडनली, अचानक किसी योजना को बदल लेना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 निर्देश है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। बेनिफिशियल की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं ए होना चाहिए था। बेनिफिशियल का अर्थ है लाभकारी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। बिसीज्ड का अर्थ है दुश्मन की फौज के द्वारा घिरा हुआ या संकटों में घिरा हुआ। शाब्दिक तौर पर जब दुश्मन की फौज ने आपको घेर लिया है, किसी स्थान या किसी जगह को, किसी व्यक्ति को, तो वो बिसीज्ड है। अन्य अर्थ में मुश्किलों से घिरा हुआ। बाइफरकेट का अर्थ है दो खंडों में या दो शाखाओं में बांटना, और बिनाइन का अर्थ है दयालु या फिर काइंड। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही तरीके से पैसिव वॉइस में बदलता हो। तो पढ़ते हैं द कैट एट ऑल द पेस्ट्रीज। विद्यार्थी ध्यान दें, एट
सेकंड या पास्ट फॉर्म है ईट की। तो सबसे पहले वाक्य के टेंस को पहचाने। वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट। इस स्थिति में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो ऑल द पेस्ट्रीज नया सब्जेक्ट, उसके उपरांत चूंकि नया सब्जेक्ट प्लूरल है वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल द पेस्ट्रीज वर ईटन बाय द कैट, डूअर होगा। हमारा आंसर इस आलोक में होगा ऑप्शन बी, ऑल द पेस्ट्रीज वर सिंपल पास्ट, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर ईटन बाय द कैट। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते। ऑप्शन ए कहता है ऑल द पेस्ट्रीज इज ईटन। विद्यार्थी ध्यान दे, वाक्य सिंपल पास्ट का था, सिंपल प्रेजेंट का नहीं, इज ईटन नहीं, वॉज ईटन होना, वर ईटन होना चाहिए था, प्लूरल है। ऑप्शन सी कहता है ऑल द पेस्ट्रीज आर ईटन, नहीं, प्लूरल तो है पर प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का। ऑप्शन डी कहता है ऑल द पेस्ट्रीज हैड बीन ईटन, नहीं, हमें पास्ट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस मिला था, ऑल द पेस्ट्रीज वर ईटन बाय द कैट। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश है क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। क्वेश्चन वर्ड है बडी, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड या दोस्त। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पहल का अर्थ भी वही है, मित्र या फ्रेंड। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। एनिमी का अर्थ है शत्रु, ऑप्शन सी फो का अर्थ भी शत्रु है। ऑप्शन ए तथा सी आपस में पर्यायवाची है, सिनोनिम से, दोनों का अर्थ है शत्रु या दुश्मन, जबकि ऑप्शन बी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का अर्थ है मित्रता। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑप्शन बी आंसर क्यों नहीं होगा, बडी का अर्थ फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंड है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी पहल होगा, जिसका अर्थ है मित्र। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का ओपोजिट या एंटोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है कोर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, कोर्स का अर्थ है अपरिष्कृत, जो रिफाइंड नहीं है, जिसका परिष्करण नहीं हुआ है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रिफाइंड। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। अनरिफाइंड तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, कोर्स का अर्थ है अपरिष्कृत, अनरिफाइंड किंतु हमसे एंटोनिम पूछा गया है, ओपोजिट पूछा गया है। डिवोटेड का अर्थ है समर्पित, और डिसग्रंटल्ड एक बेहतरीन शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, डिसग्रंटल्ड का अर्थ है असंतुष्ट या नाराज, इंग्लिश में डिसकंटेंटेड या डिससेटिस्फाइड। हमारा आंसर ऑप्शन डी, रिफाइंड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पहचाने, वो शब्द पहचाने जिसकी स्पेलिंग में कोई एरर है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द पेंडेमोनियम की स्पेलिंग में यहाँ ए नहीं यू होना चाहिए था, PANDEMONIUM। पेंडेमोनियम का अर्थ है शोर शराबा, कोलाहल, इंग्लिश में अपरोर, सो AM के स्थान पर UM होना चाहिए था। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, उन पर नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्लोइंग का अर्थ है बहुत मीठा होने के कारण अनप्लेजेंट, अगर कोई चीज़ कोई भोजन बहुत मीठा है, इस कारण अब वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्लोइंग है। तो कहीं किन्हीं बातों में भी बहुत ज़्यादा भावुकता है, आवश्यकता से अधिक, तो उन्हें भी क्लोइंग कहा जा सकता है। ऑप्शन बी कॉफर का अर्थ है एक बड़ा मजबूत संदूक, अक्सर ऐसा संदूक जिसमें धन या मूल्यवान चीज़ें रखी जाती हैं। जबकि अंतिम ऑप्शन सर्कमस्पेक्ट का अर्थ है चौकन्ना या सतर्क, इंग्लिश में कॉशियस या फिर विजिलेंट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी पेंडेमोनियम ही रहेगा, जहां स्पेलिंग में अंत में AM नहीं UM होना चाहिए था, शोर शराबा। अन्य किसी ऑप्शन में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है एक क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। सबसे पहले दिए गए पैसेज को पहली बार में हल करने की कोशिश ना करें, दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करने का प्रयास करें। यदि समय का अभाव हो, समय नाकाफ़ी हो, अपर्याप्त हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ पोर्चुगीज फुटबॉलर। पोर्चुगीज यानी पोर्चुगल देश का, हिंदी में पुर्तगाल देश का, तो ये एक पोर्चुगीज या पुर्तगाली फुटबॉलर है। हु डैश एज अ फॉरवर्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, फुटबॉल के खेल में आगे रहने वाले खिलाड़ियों को फॉरवर्ड्स कहा जाता है, तो एज अ फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड के रूप में, फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में, अग्रणी खिलाड़ी के रूप में। डैश स्पेनिश क्लब, स्पेनिश का अर्थ है स्पेन का, रियल मैड्रिड। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्लब का नाम है जो स्पेन का है, इसका उच्चारण रियल मैड्रिड नहीं है,
रियल मैड्रिड, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड का जो है वो खिलाड़ी रहा है। एंड सर्व्स एज अ कैप्टन, और किस रूप में ये सेवा देता है, अपनी भूमिका क्या है इसकी, कैप्टन डैश द पोर्चुगीज नेशनल टीम, और पुर्तगाल की जो नेशनल टीम है उसमें कप्तान है। तो एक क्लब है रियल मैड्रिड, उसमें खेलता है, और वैसे अपने देश की टीम का कप्तान है, पोर्चुगीज या पुर्तगाली टीम का। रोनाल्डो करंटली, वर्तमान में, होल्ड्स द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का अर्थ है कोई प्रतिष्ठित चीज या विशेष स्थिति या फिर सम्मान की स्थिति। तो उसे वर्तमान में क्या प्रतिष्ठा मिली हुई है, क्या विशेषता है उसकी, ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, सबसे महंगा खिलाड़ी होने का उसे डिस्टिंक्शन है, उसे प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है इन फुटबॉल हिस्ट्री। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्चुगीज टीम के कैप्टन भी हैं और स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की ओर से भी खेलते हैं, के बारे में ये पैसेज है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ पोर्चुगीज फुटबॉलर हु डैश, हु प्लेस, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हु प्लेस वर्ब में एस होना चाहिए था, हु प्लेस एज अ फॉरवर्ड। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। हु हैज़ प्लेड नहीं, ये वर्तमान टेंस में, आगे भी सर्व्स है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, ना कि परफेक्ट। हु प्लेड बात भूतकाल की नहीं, वर्तमान की, प्ले भी नहीं, फुटबॉलर सिंगुलर है, वर्ब में एस जोड़ा जाना चाहिए। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं। इज अ पोर्चुगीज फुटबॉलर हु प्लेस एज अ फॉरवर्ड, जो कि अग्रणी खिलाड़ी के रूप में खेलता है। डैश स्पेनिश क्लब, फॉर स्पेनिश क्लब, किसके लिए खेलता है, एक स्पेनिश क्लब है रियल मैड्रिड, उसकी ओर से खेलता है। एंड सर्व्स एज कैप्टन, और कैप्टन के रूप में सर्व करता है। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फॉरवर्ड इनटू नहीं, प्लेस एज अ फॉरवर्ड फॉर, उस टीम के लिए, फ्रॉम भी नहीं, और सिंस का अर्थ है भूतकालिक किसी समय बिंदु से, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर फॉर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, एज अ फॉरवर्ड फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्व्स एज कैप्टन ऑफ द पोर्चुगीज नेशनल टीम, और पोर्चुगल की जो राष्ट्रीय टीम है उसके कैप्टन के रूप में भी सेवा देता है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। सर्व्स एज कैप्टन इन नहीं, कैप्टन ऑफ द टीम, विथ भी नहीं, एट भी नहीं। हमारा आंसर ऑफ ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, फॉरवर्ड फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्व्स एज कैप्टन ऑफ द पोर्चुगीज नेशनल टीम। आगे बढ़ते हुए, रोनाल्डो करंटली होल्ड्स द डिस्टिंक्शन, आज उसे वर्तमान में ये प्रतिष्ठा, ये प्रसिद्धि, ये विशेषता प्राप्त है, ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, कि वो सबसे महंगा खिलाड़ी है इन फुटबॉल हिस्ट्री, आफ्टर डैश, आफ्टर हैविंग मूव्ड, आफ्टर डैश मूव्ड, आफ्टर हैविंग मूव्ड टू रियल मैड्रिड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। विद्यार्थी ध्यान दें, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक फुटबॉल क्लब है जैसे रियल मैड्रिड है, उसको ये डिस्टिंक्शन, ये प्रतिष्ठा, ये विशेषता प्राप्त है कि वो सबसे महंगा खिलाड़ी हो गया है फुटबॉल की हिस्ट्री में, आफ्टर हैविंग मूव्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कोई काम कर लेने के बाद, हैविंग फिनिश्ड द जॉब, तो हैविंग मूव्ड का अर्थ है मूव कर लेने के उपरांत, हैविंग और फिर थर्ड फॉर्म जिसे कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग मूव टू रियल मैड्रिड में आ जाने के बाद, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि एक अन्य क्लब है वहाँ से, तो यहाँ आने पर वो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी हो गया है। इन अ डील वर्थ 80 मिलियन पाउंड्स। विद्यार्थी ध्यान दें, ये निशान पाउंड का है। 80 मिलियन पाउंड की एक डील हुई, अर्थात उसे 80 मिलियन पाउंड की फ़ी मिली है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड में खेलने आ गया है और इस तरह से वो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी हो गया है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। इज मूव्ड नहीं, बी मूव्ड भी नहीं, बीन मूव्ड भी नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए, हैविंग मूव्ड जैसे हैविंग डन, हैविंग रेड इत्यादि। आगे बढ़ते हुए, Having moved to Real Madrid from Manchester United in a deal worth 80 million pounds, ये निशान पाउंड का है। This dash with Real Madrid, this contract, ये जो डील है ये एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है विथ रियल मैड्रिड इज बिलीव्ड, ये माना जाता है टू हैव मेड हिम द हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, वर्ल्ड होना चाहिए था।
और ये जो डील है, ऐसा माना जाता है उस डील ने उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है महंगा खिलाड़ी बना दिया है, हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर बना दिया है। तो हैविंग मूव टू रियल मैड्रिड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ डील वर्थ 80 मिलियन पाउंड्स, 80 मिलियन पाउंड्स, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 80 मिलियन हुआ 8 करोड़ पाउंड की डील। और दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस अनुबंध ने उसे ऐसा माना जाता है फुटबॉल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत, कॉन्टैक्ट का अर्थ है संपर्क, और निगोशिएशन का अर्थ है वार्ता, बातचीत या सौदेबाजी। हमारा आंसर ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 848 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।